नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और उसकी प्रश्नावली 5.3। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.3 को समाप्त करेंगे और उसके साथ ही आज अपने अध्याय 5वां यानी समांतर श्रेणी समाप्त होने वाला है। तो इस क्लास के साथ आपको एंड तक बने रहना है और वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। अपने पास है सवाल नंबर 12, जिसके अंदर कहा गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक लिखने हैं और उनका योग ज्ञात करना है जिसके अंदर 6 का भाग जाता है। 6 से विभाज्य बोला है, 6 से विभाज्य बोला है और प्रथम धन पूर्णांक बोले हैं। मतलब जो स्टार्ट में जो ऐसे धन पूर्णांक आते हैं वो लेने हैं जो 6 से विभाज्य होते हैं। तो अगर हम 6 से विभाज्य धन पूर्णांक की बात करें तो धन पूर्णांक हम स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 इसमें किसी में भी 6 का भाग पूरा नहीं जाता। उसके बाद में आता है 6, तो 6 के अंदर भाग जाता है 6 का। उसके बाद में 7 भाग नहीं जाता, 8 भाग नहीं जाएगा, 9 उसके अंदर भी भाग नहीं जाएगा, 10, 11 इनके अंदर भी भाग नहीं जाएगा। तो अगला वह पूर्णांक जिसके अंदर 6 का भाग जाता है वो आता है अपने 12। तो 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा। मतलब 6 का पहाड़ा ही बोलते हुए जाना है। 6 का क्या करना है? पहाड़ा बोलना है। कितनी बार बोलना है? 40 बार। 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 40 बार। और उन सभी का हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। मतलब 6 का पहाड़ा आप 40 बार बोलिए और जो जो संख्या आती है उन सभी को जोड़िए, वो आपके हो जाएंगे 40 धन पूर्णांकों का योग। लेकिन हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, उसको फॉर्मूले की सहायता से करना है ताकि अपने गणना थोड़ी सिंपल रहे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? छह से विभाज्य धन पूर्णांक। छह से विभाज्य धन पूर्णांक क्या होंगे? 6, 12, 18, 24 और इसी प्रकार से आगे की ओर चलता रहेगा। यहाँ से हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन रही है जिसका प्रथम पद 6 है। उसके बाद में जैसे ही अगले पद पर जाते हैं 6 का डिफरेंस आता जा रहा है। मतलब 6 मान है वो बढ़ रहा है, जो वैल्यू है उसके अंदर 6 ऐड हो रहा है। मतलब जो डी का मान है वो कितना आएगा? प्लस का 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रथम पद कितना हो जाएगा? 6। सार्वंतर की अगर बात करें तो डी बराबर हो जाएगा वो भी 6। क्यों? क्योंकि a2 में से a1 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा? 12 माइनस 6 ही आने वाला है। तो सार्वंतर भी 6, प्रथम पद भी 6। हमें 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। अतः n बराबर कितना हो जाएगा? 40। मतलब पद कितने लेने हैं हमें? पद लेने हैं हमें 40। यहां से पद कितने लेने हैं? 40। तो Sn ज्ञात करते हैं। Sn देखना अंतिम पद कितना है वो हमको पता नहीं है, मतलब छोटा वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो होगा n/2 2a प्लस n-1 d। n की जगह कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा। 40/2 2a मतलब 2 इंटू 6 प्लस n-1। तो n की जगह कितना लिखना है? 40। तो 40 माइनस 1 और d की जगह कितना लिखना है? 6। तो S14 ये हो जाएगा 40/2 20 2a मतलब 2 इंटू 6 12 आ जाएगा, प्लस 40 माइनस 1 39 गुणा में कितना आएगा? 6। तो S40 हो जाएगा अपने पास 20
12 प्लस 39 गुणा 6, 6 गुणा 9 54, हासिल कितनी आ जाएगी 5, 6 3 18, 18 और 5 33, 18 5 23 हो जाएगा 234। 20 गुणा 234 और 12 ऐड किया तो अपने पास कितना आया 246। 20 और 246 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। 246 गुणा 2 ये अपने पास आएगा 492 और पीछे आ जाएगा 0। मतलब 40 स्टार्टिंग के अगर हम धन पूर्णांक लेते हैं और उसका हम योग करते हैं तो अपने पास योगफल कितना आता है 4920। यह आएगा अपने पास प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो कि 6 से विभाज्य है। तो क्या करना है, पहले तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक लिखने हैं जो कि स्टार्ट से आते हैं। तो 6 12 18 24 चलता रहेगा, प्रथम पद इसका 6 हो जाएगा, सार मतलब 6 आ जाएगा। अब हम 40 धन पूर्णांकों का योग निकाल रहे हैं, मतलब n का मान कितना आएगा 40। SN वाला फॉर्मूला, क्योंकि योगफल ज्ञात करना है, फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं n/2 2a + n-1d, बड़ा वाला फॉर्मूला। किस लिए, क्योंकि अंतिम पद हमारे पास दिया हुआ नहीं है। अगर अंतिम पद होता, a का मान पता होता, तब हम डायरेक्ट n/2 a + l वाला यूज कर लेते। यहाँ पर अपने पास d का मान दिया था, a का मान दिया था, n का मान दिया था, तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट किया तो अपने पास टोटल जो वैल्यू आई है वो आई है 4920। मतलब 6 से विभाज्य जो प्रथम 40 धन पूर्णांक हो गए उनका योग कितना आएगा 4920। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। अब गुणज कहे या विभाज्य कहे एक ही बात है, क्योंकि गुणज का मतलब है कि 8 के गुणा वाले, और अगर यहाँ पर विभाज्य बोला होता तो जो गुणा है उसके अंदर उसका भाग भी तो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 16 है वो 8 का गुणज है, क्योंकि 8 × 2 तब 16 आता है, और कहते हैं कि 16 है वो 8 से विभाज्य है, मतलब 16 के अंदर 8 का भाग भी जाता है। तो गुणज कहे या विभाज्य कहे बात एक ही है। यहाँ पर कहा गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो हमें 8 के गुणा वाली जो प्रथम 15 संख्या है वो लिखनी है। 8 के गुणा वाली प्रथम 15 संख्या कौन कौन सी है, तो 8 का पाड़ा बोलना है, और कितनी बार बोलना है 15 बार। जो जो संख्या आती है उन सभी को जोड़ देना है। यहाँ पर अगर हम इसको हल करें तो 8 के गुणज क्या हो जाएंगे 8 16 24 32, इसी प्रकार से आगे की ओर चलता रहेगा। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू लिखूं, प्रथम पद a कितना आ जाएगा 8। सार अंतर की बात करें तो जो d है वो भी कितना आ जाएगा 8। अब 15 गुणज है, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी n बराबर कितना है 15। लिख सकते हैं यहाँ पर 15 गुणजों का योग, अतः n बराबर कितना लेना है 15। यहाँ से a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, ऐसा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम पद दिया हुआ नहीं है, मतलब बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है। एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/2 2a + n-1d। n की जगह कितना लिखना है 15, ये हो जाएगा 15/2, 2 × 8 की a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 15 -1 और d की वैल्यू 8। पंद्रह बटे 2, 2 × 8 ये हो जाएगा अपने पास 16 प्लस
15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई बाय 8 जाएगा 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8 14 7 98 14 8 112 तो S15 हो जाएगा अपने पास 15/2 मल्टीप्लाई 112 और 16 को ऐड करेंगे तो आएगा 128 2 से काट सकते हैं 2 से काटेंगे तो आएगा 64 तो 15 इंटू 64 गुणा करते हैं आएगा 15 चौक 60 पावर आ जाएगी 6 90 90 और 6 आएगा 960 मतलब 8 के जो प्रथम 15 गुणज होंगे 8 16 24 32 40 ऐसे ही 8 का पहाड़ा में 15 बार बोलना है जो संख्या आती है उन सभी को अगर ऐड करते हैं तो अपने पास जो टोटल वैल्यू मिलती है ऐड करने पर वो आती है 960 मतलब 960 यानी 8 के प्रथम 15 गुणज हैं उनका योग कितना आएगा 960। करना क्या है 8 के प्रथम 15 गुणज लिखने हैं तो 8 का पहाड़ा स्टार्ट से लिख दिया 8 16 24 32 आगे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये अपने पास एपी बनती है तो यहाँ से ए की वैल्यू लिख सकते हैं डी की वैल्यू लिख सकते हैं। अब 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है मतलब एन कितना हो जाएगा 15 तो एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ नहीं है सारी वैल्यू अंदर पुट कर दी तो अपने पास लास्ट में जाकर जो समेशन मिला है वो कितना मिला है 960। नेक्स्ट क्वेश्चन काय 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच की जो विषम संख्या है उसका योग क्या होगा। अब 0 और 50 के बीच की संख्या लेनी है तो 0 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है 1 आती है फिर 3 आती है फिर 5 आती है फिर 7 आती है ऐसे ये संख्या चलती रहेगी। और 50 के बीच की कहनी तो 50 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है तो 50 से पहले विषम संख्या होती है 49 मतलब अंतिम पद है वो कितना है 49 और प्रथम पद क्या हो जाएगा 1 सार्वंतर कितना होगा 2 का गैप आता जाएगा 1 के बाद में 3 3 के बाद में 5 5 के बाद में 7 2 का गैप आ रहा है मतलब डी बराबर हो जाएगा 2 ए बराबर हो जाएगा 1 और ए एन हो जाएगा अपने पास 49। सारी वैल्यू पता होगी तो फिर योग निकालना आसान रहेगा। विषम संख्या लिखनी है 1 के बाद में आएगी 3 3 के बाद में 5 ये ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में जाकर संख्या कितनी आ जाएगी 49। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या इसी प्रकार होगी 1 3 5 और लास्ट में कितना आएगा 49। अगर यहाँ से मैं लिखूँ कि प्रथम पद तो प्रथम पद ए होता है वो कितना आएगा यहाँ से 1। यहाँ से अगर सारवंतर लिखना चाहे A2 माइनस A1 मतलब 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर अगर अंतिम पद की बात करें तो an बराबर क्या दिया हुआ है 49 और a यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू दी हुई नहीं है कि जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं फिर 3 लेते हैं फिर 5 लेते हैं लास्ट में जाकर 49 पर रुक जाते हैं तो टोटल संख्याएं कितनी हमने ली है उस संख्याओं की हमें जानकारी नहीं है मतलब n का मान हमारे पास नहीं है। अब Sn के द्वारा अगर योग निकालने जाएंगे तो n तो सबसे पहले पता होना चाहिए n का मान ही जब पता नहीं है तो योगफल किस प्रकार से निकालेंगे तो पहले हमें यहाँ से n का मान निकालना पड़ेगा। अब n का मान निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा देखना a का कोई फॉर्मूला होता नहीं d का कोई फॉर्मूला होता नहीं an है अपने पास an हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d जिसके अंदर n आता है यानी यहाँ से n की वैल्यू निकल सकती है। साथ में इसके अंदर क्या आता है a आता है d आता है तो a भी पता है d भी पता है मतलब सारे मान पता है केवल n मालूम नहीं है तो an के फॉर्मूले द्वारा n का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर an वाला फॉर्मूला अगर यूज करें कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d ये n का फॉर्मूला होता है। an का मान कितना है 49 तो an की जगह 49 आ गया a की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 d की जगह कितना आ जाएगा
2। देखना प्लस का 1 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1, डी की जगह 2। 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 इधर गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 48/2। 48/2 यह आ जाएगा 24, n माइनस 1। माइनस का 1 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब n का मान कितना आ गया 25। जब n का मान पता है, a का मान पता है, d का मान पता है तो ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब an पता है मतलब बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l। n का मान कितना हो जाएगा अब 25, क्योंकि संख्या टोटल 25 ही है, हो जाएगा 25/2 a प्लस l। a का मान 1 और l का मान 49, तो ये अपने पास S25 कितना आएगा 25/2 और गुणा में 49 और 1 50, काटा आ गया 25। 25 × 25 करना है, तो 25 का गुणा अगर 25 के साथ में करें तो अपने पास आ जाएगा 625, जो कितना आएगा 625। मतलब 0 से लेकर 50 के बीच की जो विषम संख्या है वो टोटल 25 विषम संख्या होती हैं, और उन सभी विषम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो अपने पास टोटल मान कितना प्राप्त होता है 625। करना किस प्रकार से है कि पहले तो 0 से 50 के बीच की जो विषम संख्या है वो लिखनी है, तो 1 3 5 लास्ट में जाकर कितनी आ जाएगी 49। जैसे a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 और an की वैल्यू 49, सारे मान पता कर लिए। अब योग निकालना है तो n पता होना चाहिए, और n निकालने के लिए हमारे पास an उपलब्ध है, तो an की सहायता से हमने क्या निकाल दिया n आ गया 25। फिर n/2 a प्लस l के द्वारा योग निकाला, n की वैल्यू पता थी, a की वैल्यू पता थी, l की वैल्यू पता थी, तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट की तो अपने पास कैलकुलेट करके वैल्यू कितनी आ गई 625। सरल सवाल है, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। कि कोई ठेका है काम का जिसको किसी निश्चित समय में पूरा करना था, अब निश्चित समय में पूरा नहीं करते तो जितना लेट होता है उतना जुर्माना लगता है। एक दिन लेट हो गया तो 200 रुपये, 2 दिन लेट हो गया तो 250, 3 दिन लेट हो गया तो 300, मतलब प्रत्येक दिन कितना किराया बढ़ता है, जो जुर्माना है वो 50 रुपये बढ़ता जाता है। कि आज के दिन का 200 रुपये, कल के दिन का 250, परसों का 300, मतलब प्रत्येक दिन है वो 50-50 रुपये एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। मतलब आज तो 200 है, कल 250 लगेंगे, कल परसों कितने लगेंगे 300 लगेंगे, मतलब जो जुर्माना है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमें निकालना है कि वो काम है वो टोटल 30 दिन लेट हो गया, 1 महीने लेट हो गया, तो टोटल उसको कितनी जुर्माने के रूप में राशि देनी पड़ेगी वो हमें निकालनी है। हल करते हैं। पहले दिन का जुर्माना पहले दिन का जुर्माना है अपने पास 200 रुपये, और पहले दिन का जो जुर्माना है उसको हम क्या बोलेंगे A1। A1 बराबर कितना आ जाएगा 200। दूसरे दिन का जुर्माना बराबर A2। दूसरे दिन का जुर्माना क्या कहलाएगा A2, और वो है 250। फिर तीसरे दिन का जुर्माना उसको लिखेंगे A3, वो कितना होगा 300। अतः जो AP बनेगी वो क्या बनेगी अपने पास 200, 250,
300। और इसी प्रकार उत्तरोत्तर ये जुर्माना चलता रहेगा कि पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300। तो A1 A2 A3 क्या होंगे? 200, 250, 300 चलता रहेगा। यहाँ से अगर सारवंतर निकाले तो वो कितना आ जाएगा अपने पास? 50। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। अब कार्य है वो 30 दिन विलंब से पूरा होता है। कार्य में विलंब कितने दिन विलंब होता है? 30 दिन। मतलब n बराबर कितना हो जाएगा? 30। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, तो अपन एस एन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे 30 दिनों तक कुल जुर्माना बराबर एस एन। एस एन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। कि पहले दिन के जुर्माना ये था, दूसरे दिन का ये था, तीसरे दिन का ये था, तो यहाँ से अपने पास एक एपी बन गई। वहाँ से ए की वैल्यू लिखे तो 200 आ जाएगी, डी की वैल्यू लिखे तो 50 आएगी। अब कार्य के अंदर जो विलंब है वो कितने दिन का हो रहा है? 30 दिन का। मतलब ये जो मान है 200, 250, 300 ये कितनी बार लिखने हैं? 30 बार। तो n का मान कितना हो जाएगा? 30। जब n का मान पता है, a का मान पता है, d का मान पता है, तो एस एन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा S30। ये हो जाएगा 30/2। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 200 प्लस n-1 30 माइनस 1, डी का मान 50। S30 ये हो जाएगा 30/2 मतलब 15। 200 इंटू 2 400 प्लस 30 माइनस 1 29 गुणा में 50। S30 हो जाएगा 15, ये 400 प्लस 29 इंटू 50, 5 9 43 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 4 और 1 14, 1450। S30 कितना आएगा अपने पास? 15 इंटू 1450 और 400 हो जाएंगे 1850। 1850 और 15 का मल्टीप्लाई करना है। 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल 7, 120, 120 और 7 तो 27, 7 हासिल 12, 15 15 12 27। जो 30 दिनों का जो जुर्माना होगा वो आएगा 27,750, मतलब 27,750 रुपये। ये आया है टोटल जुर्माना, क्योंकि काम कितने दिन लेट पूरा हुआ है? 30 दिन। तो प्रत्येक दिन है वो किराया कितना लगता था? कभी 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, इसी प्रकार से आगे की ओर चलता जा रहा था। टोटल 30 दिन के लिए जुर्माना लगा, और टोटल जुर्माने को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो अपने पास आता है 27,750। मतलब लिखेंगे कुल जुर्माना कितना आया? 27,750 रुपये। जो ठेकेदार है उसको टोटल इतने रुपए चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि काम था वो निर्धारित समय पर पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद में प्रत्येक दिन जुर्माना लगता गया, और टोटल जुर्माने के रूप में जो राशि आएगी वो आएगी 27,750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल नकद पुरस्कार कितने हैं? 7 हैं। टोटल पुरस्कार कितने देने हैं? 7। मतलब एलिमेंट कितने हैं? टोटल 7 है, 7 अवयव है। n का मान कितना आ जाएगा? 7। राशि कितनी है टोटल मिलाकर? तो जो टोटल योग है वो है अपने पास 700। मतलब Sn का मान दिया हुआ है 700। अब Sn नहीं, उसको हम क्या बोले? S7, फिर 7 पद है तो 7 पद का योग कितना हो जाएगा? 700। मतलब S7 है अपने पास 700।
अब कहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, मतलब जो डी का मान है वो कितना आएगा, माइनस का 20। प्रत्येक पुरस्कार के अंदर से राशि है वो 20-20 कम होती जाएगी, मतलब पहले अगर राशि ए है तो दूसरी राशि कितनी होगी, ए माइनस 20, तीसरी राशि ए माइनस 20 माइनस 20 मतलब ए माइनस 40, फिर ए माइनस 60, फिर ए माइनस 80, इसी प्रकार से चलता रहेगा। वहाँ पर अपने पास 20-20 का अंतर आता जाएगा, 20-20 मान कम हो रहा है तो डी का मान माइनस 20 आता रहेगा, तो सार अंतर लिखेंगे माइनस का 20। प्रथम पद है वो क्या माना जाएगा, ए मान सकते हैं, प्रथम पद क्या मान सकते हैं, ए। अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास ए की वैल्यू वहां से आ जाएगी। हल करते हैं। अब पुरस्कार का मान कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हम कहते हैं कि माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार वो है अपने पास ए, तब द्वितीय पुरस्कार 20 रुपए कम करना है तो ए माइनस 20, तृतीय पुरस्कार वो हो जाएगा ए माइनस 40। इसी प्रकार से चलता रहेगा आगे की ओर। अतः अपने पास जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, ए माइनस 20 फिर ए माइनस 40, इसी प्रकार से एपी बनेगी। यहां से अगर प्रथम पद लिखे, प्रथम पद आ जाएगा ए। अगर यहां से सारवंतर लिखना चाहे डी, वो कितना आएगा, 20 कम हो रहा है मतलब ए माइनस 20 में से ए घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, लिख सकते हैं ए माइनस 20 माइनस ए, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, ये कट गया माइनस का 20। डी का मान है वो 20-20 कम हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो प्रत्येक पुरस्कार है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब 20-20 कम करना है। अब कम करना है मतलब माइनस, बढ़ाते हैं तो प्लस, और कितना कम कर रहे हैं 20, तो डी का मान आ जाएगा माइनस का 20। प्रथम पद ए ही है, हमने माना है कि प्रथम पद क्या है ए, तो डी बराबर माइनस का 20 है। अब टोटल पुरस्कार के रूप में राशि कितनी है, कुल जो पुरस्कार है बराबर एन, कुल पुरस्कार कितने हैं 7 है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 7। पुरस्कार की जो कुल राशि है पुरस्कार की जो कुल राशि है, 7 पुरस्कार है तो S7 होगा, और कितनी राशि है 700 रुपये। जो 7 पुरस्कार है उसकी टोटल जो राशि है वो कितनी है 700, तो हमने कहा पुरस्कार की कुल राशि S7 बराबर कितना है अपने पास 700। H7 की वैल्यू दी गई है, प्रथम पद ए माना है, डी का मान माइनस 20 है और एन का मान 7 है। अगर पूरे को हल करेंगे तो अपने पास ए की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। अगर मैं एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो अपने पास किसकी वैल्यू मिलेगी, ए की, क्योंकि एस एन के अंदर हमें एन की आवश्यकता पड़ती है, एन है। उसके बाद में ए की आवश्यकता पड़ती है, नहीं है। डी की आवश्यकता पड़ती है, डी दिया हुआ है, और H7 ये अपने पास पहले से मौजूद है। एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये एस एन वाला हमने क्या लगाया है फॉर्मूला। अब n की जगह में 7 पुट करना है, क्योंकि 7 पुरस्कार है, तो S7 बराबर 7/2 2a, ए की वैल्यू में पता नहीं है, n का मान 7 माइनस 1 और d का मान माइनस का 20। S7 का मान कितना है 700, 7/2 2a, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 का गुणा 20 के साथ 120, ये माइनस का है ये प्लस का है, गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो लिखा माइनस का 120। 7 से काट दिया 100 बार, 2 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 100 × 2 200,
बराबर 2a माइनस 120, 120 उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 320 बराबर 2a। a बराबर कितना आएगा 320 बटे 2, a का मान आया अपने पास 160। यानी जो प्रथम पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार वो कितना है 160। द्वितीय पुरस्कार सेकंड प्राइज की अगर बात करें 20 कम करना है 140। थर्ड की बात करें तो 120। फोर्थ की बात करें तो 100। फिफ्थ 80, 6, 60 और 7 वो आ जाएगा अपने पास 40। ये अपने पास सातों के सातों के आ जाएंगे पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार है वो आएगा अपने पास 160, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 और 40। आप चाहे तो इन सभी को ऐड करेंगे, वापस योग कितना आ जाएगा 700। 160 और 140 को ऐड किया तो 300, 300 और 120 420, 420 और 100 520, 520 और 80 600, 600 और 60, 660 और 40 700। पूरी की पूरी राशि वापस आ गई अपने पास। ये होंगे अपने पास पुरस्कार। करना क्या है कि जो प्रथम पुरस्कार है उसको हम कोई मान लेते हैं, ए मान दिया। फिर दूसरा पुरस्कार होगा वो 20 कम है तो a माइनस 20, फिर a माइनस 40, इसी प्रकार चलता रहेगा। यहाँ से अगर प्रथम पद लिखेंगे तो a आ जाएगा। सारवंतर की बात करें तो 20 कम हो रहा है तो मतलब माइनस का 20। टोटल पुरस्कार के रूप में कितने पदक देने हैं, पदक देने हैं या राशि देनी है, कितनों को देनी है 7 जनों को, तो n का मान कितना हो जाएगा 7। और टोटल राशि कितनी देनी है 700, तो मतलब योग कितना आ गया टोटल 700। तो S7 अपने पास 700 दिया था, n का मान 7 था, d का मान माइनस 20 था, a का मान निकालना था। a का मान निकाला हमने 160, तो प्रथम पद तो हो गया अपने पास 160, यानी प्रथम पुरस्कार कितना है 160। फिर 20 घटाते जाओ 140, 120, 100, 80, 60 और 40। टोटल पुरस्कार कितने हो गए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा का एक अनुभाग, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। कहा कि ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहता है और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या होगी। पेड़ लगाने के लिए उन्होंने क्या क्रम चुना है कि जो प्रत्येक कक्षा है वो अपनी कक्षा के जो नंबर है कक्षा का उसके हिसाब से ही पेड़ लगाएंगे। जैसे पहली वाले हैं तो वो 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी वाले हैं तो 2 पेड़, तीसरी वाले हैं तो 3 पेड़, 90 वाले हैं तो 9 पेड़, 10वीं वाले तो 10 पेड़, 5वीं वाले तो 5 पेड़, 12वीं वाले हैं तो 12 पेड़। अब कहा गया है कि प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन है, मतलब 10th A, 10th B, 10th C, 3-3 सेक्शन है, तो 10th A वाले भी 10 पेड़ लगाएंगे, 10th B वाले भी 10 पेड़ लगाएंगे, 10th C वाले भी 10 पेड़ लगाएंगे। मतलब टोटल 10वीं क्लास के अंदर पेड़ कितने लगे 30। 12वीं की बात करें तो जो 12th A है वो 12, 12th B 12, 12th C वो भी 12। अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो फर्स्ट A 1, फर्स्ट B 1, फर्स्ट C 1। मतलब पहली क्लास के अंदर जो पौधे लगे हैं वो कितने हैं 3, दूसरी क्लास के अंदर 2, 2, 2 6 हो जाएंगे, तीसरी क्लास के अंदर 3, 3, 3 9 हो जाएंगे, चौथी क्लास के अंदर 4, 4, 4। इसी प्रकार से 12वीं तक चलता रहता है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे कक्षा प्रथम द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर 1 + 1 + 1। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 3। अगर आप इसको ए के रूप में फिलहाल नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। कितने हो जाएंगे 3। फिर कक्षा सेकंड द्वारा लगाए गए पेड़ वो हो जाएंगे अपने पास 2 + 2 + 2 बराबर 6। उसके बाद में
कक्षा थर्ड द्वारा लगाए गए पेड़ वो कितने हो जाएंगे 3 + 3 + 3 कितना आ गया अपने पास 9। और वैसे ये सीरीज आगे की ओर चलती रहेगी और लास्ट में जाकर अपने कक्षा आएगी 12। कक्षा 12 द्वारा लगाए गए पेड़ कक्षा 12 के द्वारा जो पेड़ लगाएंगे वो कितने होंगे 12 + 12 + 12 बराबर 36। अतः अपने पास जो एपी बनेगी वो क्या होगी एपी क्या बनेगी अपने पास 3 6 9 ऐसा ही चलता रहेगा और लास्ट पे जाकर कितना आ जाएगा 36। कि पहली क्लास 3 पौधे, दूसरी क्लास 6 पौधे, तीसरी क्लास 9 पौधे, फिर आगे चौथी क्लास आएगी तो 12, वैसे ही चलता रहेगा। लास्ट में जाकर 12वीं क्लास में कितने पौधे लगाए हैं 36। यहाँ से अगर ए का मान लिखें तो कितना आएगा 3। अगर यहाँ से डी का मान लिखना चाहे तो कितना आएगा A2 - A1 तो डी बराबर आएगा 6 - 3। डी का मान आ गया 3। अब टोटल जो क्लास है वो कितनी है जो टोटल जो पद होंगे वो कितने होंगे देखना। ये पहली क्लास के पौधे, ये दूसरी क्लास के, ये तीसरी क्लास के और लास्ट में जाकर कौन सी क्लास आ रही है 12वीं क्लास। मतलब n का मान कितना है 12 तो लिखेंगे कक्षा बराबर n। कुल कक्षा कितनी है n मतलब 12 लिख सकते हैं कुल कक्षा बराबर n बराबर कितना हो जाएगा 12। कुल कक्षा मतलब वो नहीं गिननी है कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, वो तो हमने कोई लेना देना ही नहीं है। हमने उन तीनों को साथ में लिखा है। ये जो 3 है ये फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी तीनों को दर्शा रही है। ये जो 6 है ये सेकंड ए सेकंड बी सेकंड सी तीनों को दर्शा रही है। ये जो 36 है ये 12th ए 12th बी और 12th सी तीनों को दर्शा रही है। मतलब कुल कक्षा कितनी हो गई n बराबर 12। हमें योग निकालना है तो योग निकालने के लिए Sn n/2। देखना आपकी बार अंतिम पद पता है तो a + l भी लिख सकते हैं। n/2 a + l हो जाएगा S12 12/2। a की वैल्यू कितनी है 3 + l की वैल्यू 36 तो ये हो जाएगा S12 बराबर 12/2 6 इंटू 36 + 3 39। 39 और 6 का हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 नाम 54 54 का 4 हासिल लाई 5 6 × 18 18 5 23 S12 आ गया अपने पास 234। मतलब विद्यालय के अंदर जो टोटल जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो कितने हैं 234। करना क्या है प्रत्येक कक्षा को अपने कक्षा के हिसाब के बराबर ही पेड़ लगाने हैं। तो पहली वाले 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी वाले 2, तीसरी वाले 3, चौथी वाले 4, 10वीं वाले 10, 11वीं वाले 11, 12वीं वाले 12। और प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन है मतलब A B C। तो प्रत्येक क्लास है अपनी क्लास की संख्या के 3 गुने पेड़ लगाएगी। यही समझ सकते हैं क्योंकि प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन हैं, प्रत्येक को अपने सेक्शन की संख्या के हिसाब से पेड़ लगाने हैं और टोटल 3-3 सेक्शन बने हुए हैं। तो 12th A 12th B 12th C मतलब अपनी जो मान है उससे 3 गुना करना है। तो 12 × 3 = 36। पहली वाले 3 गुना करेंगे तो 3, दूसरी वालों का 3 गुना 6, तीसरी वालों का 3 गुना 9 और 12 का 3 गुना 36। सभी को ऐड किया, ऐड करने के लिए SN वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो S12 अपने पास कितना आया 234। नेक्स्ट अपने पास 18वां सवाल कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। हमारे पास 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है पाई बराबर 22/7 प्रयोग करना है। कहा है कि यहाँ पर अपने पास कुछ अर्धवृत्त बने हुए हैं। अर्धवृत्त है यहाँ पर A है यहाँ पर B है। देखना ये जो अर्धवृत्त है जो L1 वाला इसका केंद्र क्या है A। तो इस पहले अर्धवृत्त की लंबाई तो ये हो जाएगी। फिर दूसरा जो अर्धवृत्त है ये इसका केंद्र क्या है B है और इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है L2। फिर अर्धवृत्त बनता है अपने ये तीसरा वाला ये इसका केंद्र यहाँ पर होगा, उसकी जो लंबाई होगी वो L3 आएगी। फिर यहाँ से ये वाला अर्धवृत्त ये चौथा है, इसके लिए जो लंबाई होगी वो क्या होगी L4। तो ऐसा टोटल जो अर्धवृत्त बने हुए वो कितने हैं 13। मतलब n का मान आप 13 लिख सकते हैं और प्रत्येक की हमें लंबाई ऐड करनी है।
ये जो L1 है और L2 है, L3 है, L4 है, ऐसे ही L13 तक चलता रहेगा। उन सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब देखना, यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे L1 ज्ञात करना है, ये वाला क्या है, अर्धवत बनाने जाए, ये है अपने पास L1, ये है अपने पास L2, ये अपने पास है L3, ये अपने पास है L4। वैसे आगे L5 आएगा, L6 आएगा, चलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें इस L1 की, तो यहाँ से यहाँ तक ये L1 है, इसके आगे तो L2 का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ये L1 क्या है, अर्धवृत्त ही तो है। L1 क्या बना रहा है, अर्धवृत्त बना रहा है। और अर्धवृत्त का ये कौन सा वाला भाग है, परिधि वाला भाग है। मतलब ये क्या है, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की क्या है, परिधि। ऐसे वृत्त की परिधि होती है वो हम लिखते हैं 2πr। जो वृत्त की परिधि होती है उसको हम क्या लिखते हैं, 2πr, मतलब वो पूरी है यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, परिधि है, इसको हम क्या बोलेंगे, 2πr। ये जैसे अपने पास वृत्त है तो ये उसकी क्या है, परिधि है। अगर हम अर्धवृत्त की बात करते हैं तो क्या करना है, इसका जो आधा वाला भाग है वो काट देना है। ये बन गया अपने पास अर्धवृत्त। ये है, ये अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगी। ये किसकी परिधि कहलाएगी, अर्धवृत्त की। तो टोटल होती है उसको तो 2πr बोलते हैं। टोटल जो परिधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 2πr। ये तो वृत्त की परिधि है। अब की बार अपने पास वृत्त की परिधि नहीं है, अर्धवृत्त की परिधि है। तो अर्धवृत्त कर रहे हैं मतलब आधा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं मतलब 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, πr। तो जो अर्धवृत्त की परिधि है वो कितनी होती है, πr। अब r की वैल्यू सबके लिए दी हुई है कि ये जो पहला अर्धवृत्त है इसके लिए जो r है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। फिर कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। फिर कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये चलता जा रहा है। तो अपने यहाँ पर जो πr है वो लंबाई है, अर्धवृत्त की परिधि है, उसको ये हम L1 से दर्शा रहे हैं। तो हमें πr निकालना पड़ेगा, r का मान 0.5 लेकर, फिर 1 लेकर, फिर 1.5 लेकर, फिर 2 लेकर। इसी प्रकार से चलते जाना है। हल करते हैं, लास्ट में जाकर इन सभी को ऐड भी करना है, तब जाके अपने पास टोटल लंबाई आएगी। लिखेंगे पहले अर्धवृत्त की लंबाई बराबर L1, और वो क्या हो जाएगी अपने पास, πr1। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो त्रिज्या है वो कितनी है, r1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, r2 बराबर 1 सेंटीमीटर, r3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ये चलती जा रही है। लास्ट में जाकर 13वां अर्धवृत्त होगा, उसके लिए कितनी हो जाएगी, हो जाएगी अपने पास 6.5 सेंटीमीटर। r1 0.5 सेंटीमीटर, r2 1 सेंटीमीटर, r3 1.5 सेंटीमीटर, और जो 13वीं त्रिज्या होगी वो होगी 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई क्या हो जाएगी, πr1। तो L1 बराबर कितना आ जाएगा, पाई इंटू r1, तो हो जाएगा 0.5 पाई। r1 की जगह 0.5 और साथ में पाई हम एच जी टी रख रहे हैं, फिलहाल कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, उसको हमने लिखा L2, वो हो जाएगी अपने पास πr2। L2 बराबर आएगा अपने पास, r2 की जगह कितना लिखना है, 1, तो ये हो जाएगा पाई। लंबाई है, पीछे क्या आता रहेगा, सेंटीमीटर। L1 लिखा है, L2 लिखा है। इसी प्रकार जो L3 होगा वो कितना आएगा,
1.5 पाई सेंटीमीटर। तो L3 आएगा वो कितना आएगा 1.5 सेंटीमीटर। जो L4 है वो कितना आएगा 2 पाई सेंटीमीटर। और लास्ट में जाकर जो L13 होगा वो कितना आएगा 6.5 पाई सेंटीमीटर। अब सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। कुल अर्धवृत्त कितने हैं 13 हैं, तो n का मान कितना हो जाएगा 13। कुल अर्धवृत्त n बराबर कितना आ जाएगा 13। सर्पिल की कुल लंबाई सर्पिल की कुल लंबाई कैसे आएगी L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐड करते जाना है। लास्ट में जाकर कितना आएगा L13। L1 L2 L3 इन सभी को ऐड करते जाओ। कहाँ तक ऐड करना है L13 तक, मतलब जो 13वां पद है वहाँ तक हमें क्या करना है इन सभी को ऐड करते जाना है। तो अपने पास कितना हो जाएगा जो कुल लंबाई होगी वो कितनी आएगी 0.5 पाई प्लस 1 पाई प्लस 1.5 पाई, लास्ट में जाकर 6.5 पाई। यहाँ से अगर a की वैल्यू लिखे तो कितना आएगा 0.5 पाई। d की वैल्यू लिखनी है तो a2 माइनस a1 तो होगा 5 माइनस 0.5 पाई। घटाने पर d का मान कितना आएगा 0.5 पाई। n का मान कितना है 13। हमें योग ज्ञात करना है लंबाई के रूप में, तो ज्ञात करना है S13 हो जाएगा। Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। Sn n/2 a प्लस L। n की वैल्यू 13 है तो S13 हो जाएगा 13/2। a की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई और L की वैल्यू कितनी है 6.5। तो कितना आ जाएगा अपने पास टोटल 13/2 गुणा 7 पाई आएगा 13/2 7 गुणा पाई का मान हमें काम में लेना है 22/7। 22/7 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटा 11 बार। तो 13 और 11 का अगर मल्टीप्लाई करें तो अपने पास कितना आ जाएगा 130 और 13 143 सेंटीमीटर। ये अपने पास आ जाएगी कुल लंबाई। तो यहाँ पर जो 13 अर्धवृत्त होंगे उनकी अगर टोटल लंबाई अगर हम ऐड करें तो वो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी अपने पास सर्पिल की 143 सेंटीमीटर। करना किस प्रकार से है, त्रिज्या दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो R1 R2 R3 लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा R13 लास्ट में हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। पहले अर्धवृत्त की लंबाई, अब लंबाई की बात कर रहे हैं तो वो अर्धवृत्त की परिधि होगी और अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई r। तो पहला अर्धवृत्त है तो R1 लिखा हमने क्योंकि पहली त्रिज्या काम में ली। फिर दूसरे के लिए पाई R2 तो R2 वाली वैल्यू काम में ली। तीसरे के लिए पाई R3, फिर पाई R4 और लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा पाई R13। तो पाई R13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर अपने पास टोटल अर्धवृत्त कितने हैं 13, तो n का मान 13 हो जाएगा। इन सभी को हमें ऐड करना है। जो हमारे पास 0.5 पाई, पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, 2.5 पाई, 3 पाई, ये जो भी है 13 तक उन सभी को ऐड करना है। उन सभी को हमने ऐड किया। लास्ट वाला पद था अपने 6.5 पाई, an पता था तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लिया n/2 a प्लस l। आप अगर ये लास्ट वाला पद नहीं लिखते हैं, लास्ट वाला पद अगर नहीं लिखते हैं, an नहीं लिखते हैं, तो a और d की सहायता से भी मान निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर d की वैल्यू निकाली है, आप चाहे तो इसकी भी सहायता ले सकते हैं। हमने जब कैलकुलेट किया तो अपने पास टोटल कितना आया 13/2 इंटू 7 पाई। पाई का मान हमें 22/7 रखने को कहा था, तो 7 से 7 कैंसिल कर दिया और 2 से 22 को काटा तो 11 इंटू 13 अपने पास कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। सवाल बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही शानदार सवाल है।
आप एक बार इसकी खुद से जरूर प्रैक्टिस करें। सवाल बहुत सिंपल है, समझने लायक हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में अगर नहीं आता, अगर कहीं पर समस्या आती है तो आप इस वीडियो को एक बार वापस देख सकते हैं। वहाँ पर आप जब आप वापस देखेंगे तो आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो हमें पता करना है कि टोटल कितने लट्ठे जमाने हैं 200, सबसे नीचे हमें जमाने हैं 20, उसके ऊपर वाली लाइन के अंदर जमाने हैं 19, उसके ऊपर जमाने हैं 18, ऐसे ही चलता जाएगा। तो टोटल क्या है कि 200 लट्ठे जमाने के लिए कितनी पंक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब हमें n का मान निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे पहली पंक्ति में लट्ठे A1 बराबर कितना है 20, दूसरी पंक्ति में लट्ठे A2 बराबर 19, फिर तीसरी पंक्ति में लट्ठे A3 बराबर 18। इसी प्रकार से चलता रहेगा आगे की ओर। कुल लट्ठे कितने हैं, कुल लट्ठे मतलब टोटल उसका योग SN कितना है 200 है। अगर हम AP की बात करें, AP क्या बनेगी यहाँ पर 20, 19, 18 ऐसे ही चलता रहेगा। A की वैल्यू आप यहाँ से 20 लिख सकते हैं, B की वैल्यू एक कम हो रही है तो -1 लिख सकते हैं। SN का मान भी दिया हुआ है, केवल N हमको कैलकुलेट करना है, केवल क्या कैलकुलेट करना है N। उसके लिए फॉर्मूला यूज करें SN बराबर N/2 2A + N-1D। देखना SN का मान कितना दिया हुआ है 200, N का मान पता नहीं है, A की वैल्यू कितनी है 20, N की वैल्यू निकालनी है और D की वैल्यू है -1। ये हो जाएगा अपने पास 200 N/2, ये हो जाएगा 20 × 2 40, -1 और N का अगर गुणा करें, -1 और N का गुणा करेंगे तो माइनस का N, और -1 और -1 का गुणा किया तो प्लस का 1। 2 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा 400 बराबर N। 40 + 1 41 माइनस N। N का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 41N माइनस N²। N² वाला पद और N वाला पद उधर लेके जाते हैं तो ये माइनस का है उधर जाकर प्लस का, और ये प्लस का है उधर जाते ही किसका हो जाएगा माइनस का। तो N² प्लस और माइनस का 41N प्लस 400 बराबर में कितना आ जाएगा 0। बीच वाले पद को तोड़ना है और इसके टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि अगर हम जोड़े, अगर इसको हम जोड़े तो वापस जोड़े या घटाए तो 41 आ जाए, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए 400। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर अपने पास 400 आता है, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर अपने पास 400 आता है, और जोड़ने पर या घटाने पर 41 आना चाहिए। अगर मैं संख्या बोलूँ 25 और 16, 25 और 16, तो 25 और 16 को ऐड करते तो 41 आता है, और 25 और 16 का अगर हम गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आता है 16, 160, 320 और 80, 400 आता है। मतलब जो जोड़ा होगा वो बनेगा अपने 25 और 16 का, 25 और 16 का। आप चाहे तो दूसरी संख्या भी ट्राई कर सकते हैं, दूसरी संख्या आप ट्राई करेंगे तो आपके पास जोड़ा नहीं बनेगा। लास्ट में जाकर आपको जो संख्या मिलेगी जिसका गुणा करने पर 400 आता है और जोड़ने या घटाने पर 41 आता है, तो वो संख्या आपको मिलेगी 25 और 16। तो यहाँ पर हम काम में लेते हैं 25 और 16। N² माइनस 41 कब आएगा जब 25 और 16 को ऐड करेंगे, पीछे क्या लगाना N प्लस 400 बराबर 0।
माइनस को अंदर लेके आना है और पीछे एन भी लगाना है, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाएंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर कॉमन कितना आएगा, n आ जाएगा। n कॉमन लिया तो पीछे कितना बचा, n माइनस 25। यहाँ पर माइनस का निशान है, देखना जैसे ही माइनस लिया है तो आगे वाला चिन्ह ये बदल जाएगा। अब 400 है तो इसको 25 गुना 16 लिख सकते हैं, मतलब इसके तो 16 मौजूद है। ये जो 400 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 25। तो इधर भी 16 है, इधर भी 16 है, तो 16 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा, इधर केवल n, फिर प्लस था तो बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था, चिन्ह बदल गया, माइनस आ गया। यहाँ से 16 तो कॉमन चला गया, पीछे कितना बचा, 25। देखना इधर भी n माइनस 25 आ रहा है, इधर भी n माइनस 25 आ रहा है, मतलब अपने जो फ्रैक्शन किया है वो एकदम सही है, बराबर में 0 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 25 बराबर 0 होगा और एक हो जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। तो n बराबर 25 और n बराबर 16। अब n के दो मान आए हैं, अब इसके अंदर से हम कौन सा मान काम में लेंगे वो देखना है कि हम इसके अंदर से कौन सा मान काम में लेंगे। देखना पास n की दो वैल्यू आई है, एक आई है 25 और एक आई है 16। अब दोनों के अंदर से कौन सी वैल्यू सही है, अगर इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें पता करना पड़ेगा कि 25वीं और 16वीं लाइनों के अंदर कितने लट्ठे होंगे। अगर 25 लाइनें बनती हैं तो 25वीं लाइन के अंदर लट्ठे तो मौजूद होंगे, अगर लाइन बनेगी तो उसके अंदर कोई ना कोई तो वो लकड़ी वाले लट्ठे मौजूद होंगे। अगर 16 बनती है तो 16वीं लाइन के अंदर होंगे। तो पता करना है कि 16वीं और 25वीं लाइन के अंदर कितने कितने लट्ठे आते हैं। कोई एक मान ऐसा होगा जो संभव नहीं होगा, उसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे और जो दूसरा मान है वो अपने पास सही मान देगा। देखते हैं कि 25वीं लाइन के अंदर कितने लट्ठे हैं। n बराबर अगर हम 25 ले तो जो 25वीं लाइन होगी अपने पास A25, तो क्या लिखेंगे a प्लस 24d। तो 25वीं लाइन होगी वो क्या होगी, a प्लस 24d। a का मान कितना है अपने पास 20 प्लस 24 गुना d का मान कितना है माइनस का 1। तो 825 कितना आ जाएगा 20 माइनस 24। तो 825 बराबर आ गया माइनस का 4, मतलब 25वीं लाइन के अंदर माइनस के 4 लट्ठे हैं। अब ऐसे लट्ठे तो कौन रखता है भाई, माइनस 4 लट्ठे कहीं पर रखे जाते हैं क्या, लकड़ी के जैसे डंडे ही रखने हैं, तो क्या माइनस के 4 डंडे कहीं पर रखेंगे, माइनस के अंदर तो कोई डंडा होता ही नहीं है। तो माइनस 4 है उसका अस्तित्व नहीं है, मतलब n बराबर जो 25 है वो अपने पास मान्य नहीं होगा। n बराबर हम क्या लेंगे 16। आप चाहे तो A16 भी निकाल सकते हैं, आप अगर A16 निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, a प्लस 15d। तो ये हो जाएगा अपने पास 20 माइनस 15। तो जो 16वीं पंक्ति होंगी उसके अंदर कितने लट्ठे होंगे 5। तो n बराबर हम क्या मानेंगे 16। तो n बराबर जो 16 है वो अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट। तो n बराबर 16 मान्य होगा। ये वाला अपने पास मान्य नहीं है। n बराबर अगर आप 25 लेते हैं तो वो आपके पास मान्य नहीं होगा, और n बराबर 16 लेते हैं तो वो आपके पास मान्य होगा। अगला है अपने पास कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वैसा तब तक करती है जब तक सभी आलू है वो बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये हमें पता करना है। देखना यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है जिसके अंदर आलू है। एक लड़की क्या करती है कि यहाँ पर 10 आलू रखे गए हैं, पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है, उसको अंदर रखेगी, तो यहाँ से आएगी, इधर आलू उठाएगी,
इसके अंदर डालेगी, मतलब 5 मीटर इधर आई है, 5 मीटर वापस उधर गई है, 10 मीटर की दूरी तय कर दी। फिर जो अगला आलू है वो 5 से 3 मीटर आगे है, मतलब यहाँ से अगर दूरी गिने तो 8 मीटर हो जाएगी। तो अब की बार 8 मीटर इधर आएगी, 8 मीटर वापस जाएगी। अब की बार कितना हो गया 16। अब की बार जो आलू है उस 8 से 3 मीटर आगे है, मतलब 8 और 3 11, तो 11 मीटर इधर आना है, 11 मीटर उधर जाना है। ऐसे ही टोटल कितने आलू रखे हुए हैं 10। तो इस टोटल आलू को अंदर रखना है और उसके लिए कितनी दूरी उसको दौड़कर तय करनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं पहले आलू को बाल्टी में डालने पर तय दूरी, तो 5 मीटर तो दूरी है आलू की, तो 5 मीटर तो इधर दौड़ के आएगी, आलू उठा दिया। अब वापस लेके जाएगी तो भी 5 मीटर जाना पड़ेगा, 5 + 5 10 मीटर की दूरी हो जाएगी। दूसरे आलू को बाल्टी में डालना है, दूसरे आलू के लिए तय दूरी, अब जो अगला आलू है वो 5 से भी 3 मीटर आगे पड़ा है, मतलब 8 मीटर इधर आना है, 8 मीटर वापस जाना है, हो जाएगा 8 + 8 हो जाएगा 16 मीटर। तीसरे आलू के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तीसरा आलू है उस 8 के भी 3 मीटर आगे है, मतलब 11 मीटर, तो 11 मीटर तो इधर आना है, आलू उठाना है और वापस जाना है, तो 11 तो आने में दूरी, 11 जाने में दूरी, टोटल कितनी दूरी हो जाएगी 22 मीटर। तो पहले आलू को बाल्टी में डालने पर तय दूरी 10 मीटर, दूसरे आलू के लिए तय दूरी 16, तीसरे के लिए 22। अतः जो एपी बनेगी वो अपने पास आएगी 10, 16, 22, और इसी प्रकार से आगे की ओर चलता रहेगा। यहाँ से अगर ए की वैल्यू लिखे तो कितनी आ जाएगी 10, डी की वैल्यू लिखे तो 6, और टोटल आलू कितने हैं, कुल आलू अगर n, जितने आलू हैं उतनी बार उसको दौड़ना पड़ेगा, तो कुल आलू कितने हैं n बराबर 10। n का मान पता है, a का मान पता है, d का मान पता है, तो तय दूरी निकाल सकते हैं। कुल तय दूरी बराबर S10, 10 बार है तो पहली दूरी कितनी है S1, फिर S2, फिर S3, टोटल कितनी हो जाएगी S10। ये S1 हो जाएगी, S2, S3, हमें निकालनी है S10, 10 पदों का योग निकालना है। हो जाएगा A1, A2, A3, 10 पदों का योग निकालना है, तो SN वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, SN n/2। अब लास्ट में जो आलू है उसके लिए कितनी दूरी इधर आनी पड़ेगी, कितनी जानी पड़ेगी, वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर 2a + n - 1 d, 10 पद हैं, हो जाएगा 10/2, 2a 2 × 10 प्लस n - 1 10 - 1 और गुणा में d, d का मान कितना है 6, ये हो जाएगा 5, 2 × 10 20, 10 - 1 9, 9 × 6 9 × 6 54, 54 और 20 74, हो जाएगा 5 × 24, तो कितना आएगा 74 × 5 370 मीटर। मतलब जो लड़की है
उसको टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 370 मीटर। 54 और 20 ऐड किया, 74 गुणा 5 हो गया अपने पास 370 मीटर। तो पहले आलू को अंदर डालना है तो 10 मीटर, फिर दूसरे आलू को डालना है तो 16 मीटर, तीसरे आलू को डालना है तो 22 मीटर। इसी प्रकार से दूरी बढ़ती जाएगी। तो टोटल अपने पास कितनी दूरी हो जाएगी? 370 मीटर। सिंपल सवाल है, एक बार इसकी खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसके साथ ही अपने जो प्रश्नावली 5.3 है और जो चैप्टर 5वां है वो अपने यहीं पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं उनको अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है। हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपको इस चैप्टर के संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर उसको बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।